और इस मंच पे उपस्थित सभी विद्वान और विदेशियों को मेरा प्रणाम। जिंदगी जिंदा दिल्ली का नाम है। जिंदगी जिंदा दिल्ली का नाम है। मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर रूपाली गर्ग है। मैं नवी मुंबई से आप सभी के साथ रूबरू हुई हूँ। कभी उलझी तो कभी सुलझी हूँ। कभी उलझी तो कभी सुलझी हूँ। कलम मेरी ताकत, कलम मेरी ताकत, शब्दों के से सबका एहसासों को रखती हूँ। शब्दों से सबके एहसासों को रखती हूँ। बस इसी भावों के साथ मैं आप सभी के साथ रूबरू हुई हूँ। कुछ अपनी कहूँगी, कुछ आपके शब्दों को अपनी भाषा में बोलूँगी। कुछ मेरे भाव होंगे, कुछ आपके विचार होंगे। नारी स्मिता, नारी शक्ति पे ज़्यादातर घरेलू स्तर पर या राजनीतिक स्तर पर बहस चलती रहती है, लेकिन उस बहस से एक चीज़ तो हुई है। उस बहस से जो नारी के अंदर एक अपने विचारों को सोचने की, अपने जितने उनके अंदर एक अधिकारों को जानने की एक लौ जगी है। पहले तो मैं इस मंच का बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगी कि मुझे अपने विचारों को बोलने के लिए अनुमति दी है। मैं इस मंच पे नारी के जीवन पे या नारी के साहित्य के ऊपर बोलना चाहूँगी। हाँ, ये भी हो सकता है जो पुरुष हैं वो सोचेंगे हम क्यों सुने, बोला तो नारी के लिए जा रहा है, हम उसके लिए क्यों सुने। अक्सर मैंने देखा जब ये उस बात को बाद में बोलेंगे, जो आपके जीवन में माँ, बहन, पत्नी, बेटी है वो भी तो एक नारी है। उन सबका भी तो दायित्व नारी ही निभा रही है। आपको जो जन्म दिया, आप जो बने, वो भी एक नारी ही है। ये गलत नहीं है कि स्त्री और पुरुष एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। वो ऐसे पहिए हैं जिनके बिना गाड़ी चलती नहीं है। कुछ ना कुछ उनके अधिकारों को, सम्मानों को निभाया जाता है, माना जाता है। नारी और पुरुष, नारी और पुरुष समाज के दो ऐसे स्तंभ हैं जिनके सहयोग से परिवार और समाज का संतुलन बना रहता है। जिम्मेदारियां दोनों की होती हैं, पर समझता को कोई है। जिस दिन पुरुष अच्छी तरीके से अपनी सोच में परिवर्तन लाएगा, केवल कहने से नहीं होता, उनके अंदर परिवर्तन आएगा, तो समाज में नारियों का स्तर और ऊपर उठ जाएगा। वो जो सम्मान चाहती हैं उनको सम्मान खुद ही मिल जाएगा। ये कहा जाता है कि हाँ, सम्मान हम दे रहे हैं, नारियां ऐसा आगे पीछे वो उनको गलत लगता है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। जब अभी पिछले दिनों वुमेन्स डे आया, जब मैंने ही सुना था अक्सर कई चीज़ों को कि वुमेन्स डे में खाली करते तो जेंट्स भी हैं, तो खाली वुमेन्स डे ही क्यों मनाया जाता है। ये मैंने अक्सर लोगों के मुँह से सुना। लेकिन जिम्मेदारी दोनों की होती है। कोई समझता है, कोई नहीं समझता। इसी वजह से उनको एक दिन दिया जाता है कि जिसके लिए वो जी सकें, वो कर सकें कुछ। वैसे तो वो पूरी जिंदगी कुछ ना कुछ करती रहती हैं। शादी से पहले बेटी बनी रहती हैं, शादी के बाद जिम्मेदारियां उनकी खत्म नहीं होती है, शादी के बाद बहू बनती हैं, पत्नी बनती हैं, माँ बनती हैं, और बहुत सारे रिश्ते होते हैं जिनको वो निभाती रहती हैं, जिम्मेदारियों को पूरा करती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि पुरुष नहीं करते हैं, वो भी करते हैं। लेकिन हाँ, ये है, अगर ये कहा जाए कि पुरुष जो हैं वो कमा के लाते हैं, और स्त्रियां जो होती हैं, नारियां जो होती हैं, एक मकान को घर बनाती हैं।
वो उस चीज़ को सोचती हैं कि हाँ हाँ, हमें जो पैसा हमारे पास आ गया है उसको हमें जो संभालना है, कैसे उसको मैनेज करना है, कैसे उसको हमें कहाँ खर्च करना है, वो सिर्फ कमाना जानते हैं। उसको मैनेज करना, उसको खर्च करना, या फिर कहते हैं ना कि वैसे उस पत्नी के ऊपर बहुत सारे जोक्स बने हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि अगर पत्नी सही से ना चले तो घर बिगड़ जाता है। फिर ये अगर वो अपनी मायके से कुछ पूछ रही हैं तब ये कह दिया जाता है कि वो मायके का पक्ष ले रही हैं। सच कुछ और है। मैं नारी के ऊपर आप लोगों को कुछ बोलना चाहूँगी। सच यही है कि हाँ, हम अगर जो है अगर देखें तो पुरुष जो है स्त्री को समझने की चूक कर दी है। पुरुष किसी से कम नहीं है। उसने भी एक भी चीज के लिए इतिहास भी साक्षी है। राम बने, कृष्ण बने, किस सब रूप में पुरुषों ने बहुत कुछ किया है। लेकिन जो नारी ने संघर्ष किया है, जो मेंटल ट्रॉमा है, एक घर से दूसरे घर आना, वो एक मेंटल ट्रॉमा होता है। क्योंकि पिता के घर पे लड़कियां बहुत बिंदास रहती हैं, लेकिन लड़कों जब उनकी शादी हो जाती है, एक मन में विचार रहता है कि वो भले से उसको बोल ना पाए, पर उनके मन में हमेशा एक विचार रहता है कि ऐसा हम ही क्यों करें कि लड़के अपना घर ना छोड़ें, उनके माँ बाप वही रहें, वो अपने घर में ही रहें, लड़कियां दूसरे घर में आती हैं, अपना घर छोड़कर आती हैं। तो ऐसा नहीं है, हर युग में कुछ ना कुछ हुआ है। अगर हम नारियों के ऊपर देखें तो नारी जो है हर युग में कुछ ना कुछ उन्होंने सेक्रीफाइस किया है। सीता बनी तो अग्नि परीक्षा दी। राम जी प्यार बहुत करते थे पर उन्होंने अग्नि परीक्षा दी। उर्मिला ने 14 वर्ष तक लंबा इंतजार किया। अब सीता जी तो चली गई थी राम जी के साथ, पर लक्ष्मण की वाइफ तो महलों में ही रह रही थी, 14 साल से वहीं रही है, तो उसने 14 साल तक उसका बहुत इंतजार किया। राधा ने वियोग सहा। सही बात है, राधा जो है उन्होंने वियोग कह तो देते हैं कृष्ण राधा एक है, पर उन्होंने उसको वियोग सहा है। उन्हें पता है कि वियोग का असली मतलब क्या है। अहिल्या पत्थर बन गई। सावित्री के जब पति को ले जाने लगी तो यमराज से ही लड़ गई। वहां भी पत्नी ही थी जो पति की पतिव्रता बनी। द्रौपदी ने अपमान तो सहा, लेकिन कृष्ण जी ने उसको बचा लिया। लेकिन सहा अपमान द्रौपदी नहीं है, पहले तो अपमान उसके साथ होता ही रहा हो इससे। या फिर लक्ष्मी जी को देख लो, वो इतना कुछ है उनके पास, फिर भी विष्णु जी के पैरों में ही बैठी रहती हैं, उनके पैरों को ही दबाती रहती हैं। तो मैं ये नहीं कहती कि हाँ कि एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को समझते हैं, लेकिन हाँ अगर कुछ गलत है तो वो बदलाव उसके लिए जरूरी है। मैंने अपनी एक किताब लिखी है, परत दर परत एक नारी, उसमें सारा कुछ नारी के ऊपर ही लिखा हुआ है। तो मैं एक और बताती हूँ। जब लड़कियां किसी घर से अपने घर से जाती हैं, एक बरगद का पेड़ था, उस बहुत घना था वो। अब क्या हुआ, समय के साथ उस बरगद के पेड़ से एक टहनी तोड़ी गई। उस टहनी को तोड़ के दूसरी गमले में लगाया गया। अब उस गमले में लगाया तो गया उस टहनी, उस पेड़ को थोड़ा दिन दर्द हुआ, लेकिन धीरे धीरे उसने अपने आप को समझा लिया। अब जो उस टहनी को दूसरे गमले में लगाया गया, उसने पहले तो अब किसी टहनी को तुम दूसरे गमले में लगाओगे उसको टाइम तो लगेगा, लेकिन वो उसने वहां पे अपना वो बना लिया, उसमें टहनी वहां पे बढ़ गई। इस तरीके से उस बरगद के पेड़ से कई सारी टहनियां तोड़ी गई और अलग अलग गमलों में लगाई गई। बरगद के पेड़ को दर्द होता रहा, लेकिन सब कुछ सहता रहा वो, और टहनियों को तोड़ता रहा। लेकिन जो टहनियां थी जो अलग अलग उसमें गमले में जुड़ गई हैं, उनका वजूद तो उस बरगद का पेड़ ही से था। अब मैं बरगद का पेड़ क्यों बोल रही हूँ,
बरगद का पेड़ है पिता, टहनियाँ हैं उसकी बेटियां। जब एक पिता के उससे बेटी दूसरे घर जाती है तो उसको समन्वय में, उसको वहाँ पे ढलने में, बड़े होने में उसमें टाइम लगता है, लेकिन वो धीरे धीरे वहाँ ढल जाती है। पिता को दर्द तो क्यों होता है? क्योंकि पिता की छाँव में बेटियां अलग जीती हैं। उनके जो शौक है, जिद है, वो सब पिता पूरे करते रहते, चाहे उनकी आर्थिक स्थिति सही ना हो, पर बेटी की खुशी के लिए वो हर चीज करते हैं। हमने अक्सर देखा है ना कि जब कन्यादान होता है तो जो पिता होते हैं या माता होती हैं, उनकी आंखों में एक अलग सा, वो करती तो है कन्यादान, वो एक रस्म बना दी गई है, लेकिन एक झिझक होती है, उनके हाथ कांपते रहते हैं। क्यों? जो जिस घर में वो पली बड़ी है, दूसरे घर में जाएगी, पता नहीं वहाँ सही रहेगी या नहीं रहेगी, तो उसको वहाँ उस चीज को बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है। अगर हम देखें तो नारी जो है वो केवल एक शब्द नहीं है, वो सृष्टि की कोमल संवेदना और शक्तिशाली अभिव्यक्ति है, क्योंकि वो दो परिवारों से जुड़ी हुई है। अगर उसने संस्कार अपने मायके सीखे हैं तो उसके अंदर जो एक चेतना है वो जगी हुई रहती है। जब नारी कलम उठाती है तो सिर्फ अक्षर नहीं लिखती, वो एक अनुभव बन जाता है। जो उसने सहा है, जो उसने कहा है, वो एक अनुभव बन जाता है। शब्द उसके होते हैं, विचार किसी और के होते हैं। बहुत सारे लोग बोल नहीं पाते हैं, लेकिन पता है कि हाँ कुछ अलग चल रहा है सबकी लाइफ में, तो कुछ ना कुछ अगर उसको देखा जाए वो अपने उसमें लिख लेती है। अगर हम नारी के साहित्य को देखें तो वहाँ स्पष्ट झलकता है कि नारी जो है वो केवल भावनाओं की व्यक्ति नहीं है, वो उन संघर्षों को भी सामने लाती है जिन संघर्ष को अनदेखा कर दिया गया है। वो केवल अपने दर्द की कहानी नहीं लिखती, वे अपने अधिकारों की बात भी करती है। नारी की पहचान उसे खुद बनानी पड़ती है। वो बार बार समाज से बदलाव की मांग तो करती है, लेकिन ये साबित भी कर देती है कलम की ताकत जो है वो तलवार से कम नहीं है। इसका उदाहरण महादेवी वर्मा, सुब्रता रानी चौहान या अमृता सिंह है। ऐसे उन्होंने जो है बहुत सारे, तो प्रेम पे, स्वतंत्रता पे, वीरता पे, नारी विमर्श पे, नारी संवेदना पे, साहस पे, जो भी उनको अच्छा लगा उस पे लिखा है। वो हमारे लिए एक एग्जाम्पल है कि हम आगे कुछ सोच सकते हैं। यह ना केवल, अब साहित्य केवल पढ़ा नहीं जाता, उसको समझा भी जाता है। कब तक वो समझाए अब, लेकिन अब समझाना उसने बंद कर दिया है, क्योंकि नारी का जो वो है वो एक समझा जाता है, क्योंकि उसका वो नारी लिखती है पूरे समाज के लिए। पूरा समाज क्या सोच रहा है, क्या लिख रहा है। आज की जो नारी है वो पहले जैसी नहीं रही है, वो आगे बढ़ चुकी है। नमस्कार अनामिका जी। अब नारी जब कलम उठाती है वो शब्द नहीं लिखती है, वो समाज बना देती है। जो सदियों से चुप रही, कभी बहू बन के, कभी बेटी बन के, कभी पत्नी बन के, कभी माँ बन के, अब उसने सब कुछ तो निभा लिया, अब उसकी बारी है। उसने सोचा कि अब तो हो गया। जब वो इतने सारे रिश्ते निभाती है ना, तो उसके अंदर चेतना जो है वो जग जाती है कि वो जो आंसू हैं वो एक तलवार बन जाते हैं। वो अपना लिखना शुरू कर देती है। वो एक दिन कलम उठा लेती है और फिर आंसू जो हैं आग बन जाते हैं। वो दर्द भी होते हैं और उम्मीद की किरण भी होती है। वो कहीं ना कहीं बढ़ जाते हैं, सही आगे हो जाते हैं। अक्सर देखा ना, जी सच है कि हर मुस्कान के पीछे एक दर्द छुपा होता है, एक कहानी छुपी होती है, एक संघर्ष छुपा होता है। उसको वो बयान नहीं करते, बस कलम उठाते हैं और उसको लिखना शुरू कर देते हैं। कब वो शब्दों का रूप ले ले
किसी को भी नहीं पता होता है। हम अगर इतिहास उठाकर देखें तो भी अलग चीज है। पहले नारी को देवी रूप में पूजा जाता था, लेकिन उसको जंजीरों में भी जकड़ा जाता था। एक तरफ तो देवी रूप में रखा जा रहा है, दूसरी तरफ उसको जंजीरों में ही जकड़ा जा रहा है। लेकिन उसने हार नहीं मानी, उसने कलम उठाई है, उसने सारे दृष्टिकोण को बदल दिया है। जब ये नवरात्रे आए थे तब मैंने एक मैसेज पढ़ा था, मुझे अच्छा लगा था कि काश ऐसा हर दिन हो कि लड़कियों को देवी समझा जाए। जो आजकल समाज में हो रहा है, अगर उनको देवी माना जाएगा तो समाज शायद बदल सके, उसको अलग उसमें देखा जा सके। उसकी हर पंक्ति में जो नारी है, उसकी हर पंक्ति में एक दर्द छुपा होता है। उसकी आवाज बुलंद रहती है, वह किसी परछाई की पहचान नहीं होती, वो एक अलग पहचान हो जाती है। मुझे आदत है कि हाँ, मैं अलग अलग लोगों से मिलती रहती हूँ, अलग अलग ढंग से बात करती रहती हूँ। तो आज भी मैंने एक ऐसे से मिली कि हाँ, उसी घर वाले को जिद कर रहे हैं कि हाँ, उसकी ये उम्र हो गई है, उसके घर वाले जिद कर रहे हैं कि हाँ, शादी की जाए। लेकिन मेरा मानना ये है कि शादी ही सब कुछ होता है। अगर लड़की की विश है कि वो शादी नहीं करना चाहती, तो वो शादी ही के इकल्ले लड़की की वो पहचान है क्या? वो आगे कुछ पढ़ नहीं सकती, आगे कुछ कर नहीं सकती है, या फिर वो आगे बढ़ना चाहती है, आगे कुछ करना चाहती, तो उसको रोक दिया जाता है, उसको कहीं ना कहीं मना कर दिया जाता है कि हाँ, अब तुम्हें ये नहीं करना है। कि समाज जो है ना, ये कहा जाता है कि समाज, 4 लोग क्या बोलेंगे। अरे वो 4 लोग कौन हैं जो इतना कुछ बोलेंगे? पहले तो आपका परिवार है, उस परिवार ने अगर चाहा तो आप आगे बढ़ सकते हैं, आगे कुछ ना कुछ कर सकते हैं। लेकिन हमारे उसमें ना जो बैचलर लड़कियां हैं, उनको बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। ये कहा जाता है अगर वो कैरियर ओरिएंटेड है, मतलब पढ़ी लिखी है, कहीं जॉब कर रही हैं, तो ये कहा जाता है कि हाँ, हो सकता है इसमें कुछ कमी हो, या इसने किसी को पसंद कर रखा हो इसलिए शादी नहीं कर रही है। या फिर वो घर अगर देर से आती है तो कहता जाता है कि तुम इतनी देर से मत आओ, बाहर का समाज बहुत गंदा है। अरे जब लड़की पढ़ी हुई है, पढ़ रही है, आगे उसको भला बुरा अपना पता है, अपने पैरों पे खड़ी हो सकती है, आगे बढ़ सकती है। वो एक सोच है कि उस सोच को हम कितना बढ़ाएंगे, कितना आगे बढ़ाएंगे। कई बार देखा, माता पिता को चिंता होती है कि लड़की बड़ी हो गई है, समाज क्या कहेगा, उसकी जिम्मेदारी हम क्यों उठाएं, अब बहुत जिम्मेदारी हो गई। मैंने अक्सर देखा है कि हाँ, अगर लड़की कहीं जाना चाहती है तो कहते जाता है, ना अभी रुक जाओ बेटा, तुम कल को तुम्हारी शादी हो जाएगी, फिर जो है तुम जहाँ जाना चाहो वहाँ चले जाना। जब पिता कहीं नहीं जाने दे रहा है तो कैसे उम्मीद कर लें कि पति भी कहीं जाने देगा? यहीं पर एक सोच का, विचार का एक दायरा इकट्ठा हो जाता है कि हम क्या सोचें, क्या नहीं सोचें। या फिर ये कह देते हैं कि हाँ, लड़की उसको अकेले यात्रा नहीं करना। अरे तुमने उसको इतना सक्षम, बलवान बना दिया है कि वो अकेले यात्रा क्यों नहीं कर सकती? क्यों पुरुष अकेले यात्रा कर सकता है, लड़कियां क्यों नहीं यात्रा कर सकती? ये क्वेश्चन है समाज के दृष्टिकोण का। जो समाज का दायरा है उसको अगर बदला जाए तो अगर जो आगे बढ़ा, कैसे बढ़ेगा? वो सिर्फ एक सोच का दायरा है कि हम उसको आगे बढ़ें या पीछे रखें। या फिर कहते हैं कि हाँ जी, आर्थिक स्वतंत्रता मिल जाएगी, इसकी शादी हो जाएगी तो कुछ आर्थिक स्वतंत्रता मिल जाएगी। जबकि सब ये चीज भूल जाते हैं कि एक बार लड़की की शादी होगी, उसकी जिम्मेदारियां कभी खत्म नहीं होती, उसकी चलती रहती हैं, वो कभी खत्म नहीं होती हैं। उनके साथ कुछ ना कुछ लगा रहता है कि हाँ, कभी कोई सी जिम्मेदारी है, कभी कोई सी जिम्मेदारी है, जो कभी खत्म ही नहीं होती है। मेरा मानना यही है कि अविवाहित होना या फिर बैचलर होना कोई दोष नहीं है, ये एक व्यक्ति का चुनाव है जो
उसको समान अधिकार मिलना चाहिए, चाहे योग्यता के स्तर पे, चाहे आत्मनिर्भरता के स्तर पे, चाहे व्यक्तिगत के स्तर पे, हर उस पे उसको एक सोच को उसके उस बढ़ावा मिलना चाहिए। और अगर इस पहल को किया जाएगा तभी आगे बढ़ा जाएगा। अब मैं जिसके बारे में बात कर रही थी वो खुद इतनी सक्षम है, इतनी वो पढ़ी लिखी है, आगे खुद ही अपने आप से अपने पैसे कमा रही है, जो आगे उसको बढ़ना है, तो वो खुद सोचती कि माँ बाप के ऊपर मुझे बोझ नहीं बनना है। जब लड़की इतना कुछ सोच रही है, फिर आपको भी तो उसके बारे में कुछ सोचना चाहिए, तभी तो आगे बढ़ेगी, तभी तो उसका जो सोच का दायरा है वो बढ़ पाएगा। नहीं तो वही एक पिछड़ी सोच बन जाएगी कि हाँ अब तो उसकी शादी कर दी जाए, जिम्मेदारियां खत्म हो जाएंगी। खैर ये बात तो जो है, लेकिन सच्चाई यही है कि जो स्त्रियां हैं या फिर जो नारी हैं उनकी जिम्मेदारियां कभी ख़त्म नहीं होती हैं। चाहे कितना भी हो, उनकी जो जिम्मेदारियां हैं वो निभाते दोनों लोग हैं। लेकिन अगर आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया, जो एक औरत है, नारी है, जब वो माँ बनती है तो पीड़ा तो उसको ही सहनी पड़ती है ना, पुरुष को तो सहन नहीं करनी पड़ती ना, या फिर उसको कोई दर्द हो तो सहन तो वही कर रही है ना, कुछ और नहीं कर रही है। इतनी सहनशीलता आ जाती है एक नारी के अंदर कि छोटे मोटे दर्द का तो वो बयां ही नहीं करती, फील ही नहीं करती है कि हाँ कौन सा दर्द हो रहा, कौन सा दर्द नहीं हो रहा। उनको सहन करने की या तो कह दो कि इतनी आदत पड़ जाती है कि वो उस चीज़ को आगे कुछ भी हो उसको कर देती हैं, उसको आगे बढ़ जाती हैं। अगर हम नारी साहित्य की बात करें तो वो एक आवाज है, एक संवेदना, एक आंदोलन है। ये भावना नहीं है, ये क्रांति है जो केवल अतीत की कहानी नहीं बल्कि भविष्य की दिशा है। भविष्य की दिशा है। सच कहा है किसी ने कि नारी के ऊपर अगर कोई इतिहास लिखा जाए तो कम है, उसके बारे में कुछ सोचा जाए तो वो भी कम है। मैं ज़्यादातर नारी के ऊपर ही लिखती हूँ, तो मैंने नारी के ऊपर एक कविता लिखी हुई है, आपको सुनाती हूँ। नहीं चाहिए संवेदना, नहीं चाहिए संवेदना, इस दिल में दबी है वेदना, इस दिल में दबी है वेदना। वक्त ने हर पल चाहा, वक्त ने हर पल चाहा मुझे धकेलना, हालातों ने मजबूर करके आंसुओं की गलियों में चाहा बिखेरना, आंसुओं की गलियों में चाहा बिखेरना। न जाने किन की पीड़ाओं को, न जाने किन की पीड़ाओं को पड़ा झेलना, पड़ा झेलना। अभिलाषा के बिना भी घावों को पड़ा कुरेदना, घावों को पड़ा कुरेदना। अब जागी है चेतना, अब जागी है चेतना, सारे गमों को मिटाकर, सारे गमों को मिटाकर बस खुद को है समेटना, बस खुद को है समेटना। बहुत हुआ खुद को समझाना, बहुत हुआ खुद को समझाना, अब बदलती हवाओं में उड़ना, अब बदलती हवाओं में उड़ना। हिंसा की दीवारें, हिंसा की दीवारें तोड़ नहीं देखनी है दुनिया। संघर्षों का संकल्प ले, संघर्षों का संकल्प ले, तोड़नी है विडंबना, तोड़नी है विडंबना। प्रगतिशील रहूं हर पल, प्रगतिशील रहूं हर पल, यही है मनोकामना, यही है मनोकामना। नारी के ऊपर मैंने बहुत सारी कविताएं लिखी हुई हैं। ऐसा लिखा क्या है, जब मैं जो चीज़ देखती हूँ कि महसूस करती हूँ कि हाँ उसको ही शब्दों में उतार देती हूँ। अक्सर हमने देखा जब गाँव में जाए को, या फिर मैं अक्सर सब जगह देखती रहती हूँ, तो हम गांव में जाएं तो कई बार देखा है कि हाँ बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं जाती लड़कियों को। हाँ उन्होंने 5 6ठी 7वीं कर ली है, बहुत कर लिया, बस वो बस बैठ जाएं और बस उनका बहुत पढ़ाई लिखाई हुई। अब जब मैं इन सब चीज़ों को देखती हूँ
तो एक कलम कह लो या विचार कह लो तो अपने आप उठ जाते हैं। नारी है चेतना, नारी है चेतना, नारी है स्वर, नारी है स्वर, उसके बिना अधूरा, उसके बिना अधूरा हर सृष्टि का समुंदर, हर सृष्टि का समुंदर। सदियों से सहती रही अन्याय और बेड़ियां, अन्याय और बेड़ियां, पर भीतर छुपाए रखी, पर भीतर छुपाए रखी आशा की चिंगारियां, आशा की चिंगारियां। जब शिक्षा की किरण पड़ी, जब शिक्षा की किरण पड़ी, जागे सारे अरमान, जागे सारे अरमान। खुद को पहचान, खुद को पहचाना उसने, खुद को पहचाना उसने, पाया नया आसमान, पाया नया आसमान। संघर्षों के पथ पर चली, तोड़ी हर बंधन को, तोड़ी हर बंधन को, अपने साहस से सजाया, अपने साहस से सजाया सपनों के दर्पण को, सपनों के दर्पण को। कि हर लड़की का कुछ ना कुछ सपना होता है, लेकिन जब उसको पढ़ने के लिए रोक दिया जाता है, उसके पंखों से ही, उसके पंखों से ही उड़ी परिवर्तन की पहचान, परिवर्तन की पहचान। नव युग की सुबह बनी, नव युग की सुबह बनी, मिटा अंधकार संसार, मिटा अंधियारा संसार। नारी है शक्ति, नारी है आस्था का प्रतीक, नारी है शक्ति, नारी है आस्था का प्रतीक। उसके पंखों में होगा, उसके पंखों में होगा परिवर्तन का संगीत, परिवर्तन का संगीत। ये जो कविता है, मैंने बताया था कि हाँ, जो गांव देहात में हम देखते हैं कि हाँ, लड़कियों को बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाया जा रहा, पर उनकी जो सोच है, उनकी जो आगे बढ़ने की चीज़ है, तो वो कहीं ना कहीं वो ठीक है, उन्होंने अपना परिवार को देखा कि हाँ, हमें आगे नहीं पढ़ना है, लेकिन जब तक उस दायरे को, सोच को नहीं बदला जाएगा तो आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। उस सोच को हमें बदलना पड़ेगा, तभी कुछ न कुछ किया जा सकता है, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो। लेकिन जब आगे उसको नहीं बढ़ाया जाएगा तो वो आगे नहीं सो सकती हैं। नारी के ऊपर, और सच बात यही है कि नारियां जो हैं, नारियां हैं जो, वो चाहे कितना भी कर ले, कहीं ना कहीं पीछे रह जाती हैं, वो आगे बढ़ती नहीं। लेकिन आज की जो नारी है वो एक आधुनिक नारी बन चुकी है। अब अगर देखा जाए तो उनके पास इतने सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे ब्लॉग हो गया, फेसबुक हो गया, या फिर इंस्टाग्राम हो गया। वो अपने विचारों को, या फिर आजकल मैंने देखा है कि अपने विचारों को, अपनी जो उनके अंदर विचार हैं या फिर उनकी भावनाएं हैं, उसको व्यक्त कर सकती हैं, बोल सकती हैं। अब दबना उन्होंने सीखा नहीं, बहुत हो गया उनका दबना। अगर उन्होंने इतना कुछ सहा है तो यानी कि उनके पास बहुत कुछ है लिखने के लिए। बहुत सी नारियां बोलती नहीं हैं, बहुत बोलती हैं। कई बार मैंने देखा है कि हाँ, आता बहुत कुछ बोलना है, पर नारी अक्सर ना चुप हो जाती हैं, वो बोलती नहीं, वो मौन हो जाती हैं, वो बहस करना नहीं चाहती हैं। वो चाहती हैं वो कि हाँ, कि चुप हो रह जाए। कहते हैं ना, एक चुप 100 को हराता है। और सही बात है, बहस करके अपने मन को अशांत करना है, लेकिन उनके मन में एक द्वंद्व चलता रहता है कि हाँ, उनके साथ कुछ गलत हुआ है। वो कहीं ना कहीं उसको पहचान बना लेती हैं कि, या फिर अक्सर मैंने देखा कि हाँ, जो नारियां हैं और जो साहित्य का नारी हैं, या कुछ ना कुछ उनके विचार आते रहते हैं। अब खाली ये नहीं है कि हाँ, वो बस बैठ के लिख रही हैं, उन्हें घर भी देखना है, अपना जो जॉब ओरिएंटेड जॉब कर रही हैं, जॉब भी देखनी है और चीज़ भी देखनी है। लेकिन उनके जो मन के जो विचार हैं वो चलते रहते हैं। अगर वो किचन में हैं, वहाँ पे उनके जब कुकर में जब कड़छी घुमाते हैं ना, तो तब भी बहुत सारे विचार आ जाते हैं, तब चलता रहता है कुछ ना कुछ विचार उनके मन में। या फिर वो अगर कपड़े धो रही हैं ना, तो वो
जो कपड़े धोते हुए भी ना उनके मन में अगर वो साहित्यकार है, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ढूंढ लेती है, या किसी से बात कर रही है तो उसके शब्द को भी साहित्य ढूंढ लेगी कि हाँ उसमें भी जो शब्द किसी ने कहे हैं उस पर हम कुछ लिख सकते हैं, कुछ बना सकते हैं। यही एक पहचान है। अगर आप अपने मन को शांत रखोगे तो आपके जो विचार हैं, आपकी जो भावनाएं हैं, वो अपने आप ही उभर कर आ जाएंगी। किसी की कहने की जरूरत नहीं होगी, किसी की बोलने की जरूरत होगी नहीं। हम लोगों ने अक्सर देखा है ना कि जब ये नवरात्र तक गरबा होता है, अब नारियां जो हैं चारों तरफ सर्कल बना के घूमती हैं, उसके पीछे भी सर्कल, उसके पीछे भी वो है कि हाँ वो अपने जो दुख है, अपने सुख है, उसके चारों तरफ घूमती रहती है, अपनी बातों को बोलती रहती है, अपनी बातों को सोचती रहती है कि हाँ सामने वाला ऐसे है, सामने वाले ने ये किया, सामने वाले ने वो किया। तो उसको जब वो घर आकर उन सब चीज़ों को सोचती है ना, तो जो उसकी कलम, उसकी ताकत है, वो कब विचार बदल जाए, कब हो जाए पता ही नहीं चलता। मैं अपनी बात करूं तो मेरे घर के पास एक पार्क है, मैं अक्सर उस पार्क में जाती हूँ। क्यों जाती हूँ उसका रीज़न है, जब उस पार्क, बहुत बड़ा पार्क है वो, तो उसमें अलग अलग एज की लड़कियाँ, एज की औरतें और अलग अलग विचारों की औरतें आपस में बातें करती रहती हैं। मैं क्या करती हूँ, मैं बस वहाँ पे घूमती रहती हूँ और सबकी बातें सुनती रहती हूँ कि कौन क्या कह रहा है, किसके विचार क्या हैं, किसके विचार क्या नहीं है। अच्छा खूबसूरत सुन लिया, उसके बाद आके सोचती हूँ कि हाँ इसको जो है पेपर पे कैसे लिखा जा सकता है, कैसे किया जा सकता है। तो अब मैं ये सोच रही थी, अब मैंने अभी देखा था एक लेडी, वो थी ओल्ड लेडी थी, वो पार्क में नीचे जमीन पे बैठी हुई थी। अब ठीक है, अब सोच है, मेरे साथ एक और लेडी थी, मैंने कहा अरे कैसे बैठी हुई है। उसने बोला कि हो सकता है वो धूप सेक रही हो, लेकिन मुझे लगा, लेकिन एक साहित्य का होने के नाते वो कुछ ना कुछ मन में विचार चलते रहते हैं कि हाँ हो सकता है उससे घर में कुछ प्रॉब्लम हुई हो, या फिर जो है कुछ ना कुछ बात हुई हो, तो इसलिए वो यहाँ आगे बैठ गई हो। तो उसको एक मन में विचार था, तो थोड़े से मैंने शब्दों में लिखा। एक बूढ़ी स्त्री बगीचे में बैठी पेड़ को ताक रही थी। एक बूढ़ी स्त्री बगीचे में बैठी पेड़ को ताक रही थी। पत्तों के बीच मुस्कुराती धूप को देखकर वो जिंदगी के ताने बाने बुन रही थी। वो जिंदगी के ताने बाने बुन रही थी। जिंदगी के सफर से गुजरी, जिंदगी के सफर से गुजरी, कभी गम तो कभी खुशी। वक्त की खटी मीठी दास्तां आंसू के साथ जीवन में रंग भर रही है, जीवन में रंग भर रही है। दिल के सुरताल के साथ, दिल के सुरताल के साथ, उतार चढ़ाव के साथ, उतार चढ़ाव के साथ अनगाए संगीत को सुन रही है, अनगाए संगीत को सुन रही है। जवानी से लेकर इस उम्र तक, जवानी से लेकर इस उम्र तक कितनी बार उसने कुर्बानी दी, कितनी बार उसने कुर्बानी दी। खुद को जिंदगी का मतलब समझा रही है, खुद को जिंदगी का मतलब समझा रही है। और सच बात है कि हाँ, हम जब यंग एज में होते हैं या फिर हमारी जिससे एज बढ़ती रहती है, हमारे जो सोच का दायरा है वो बहुत बदल जाता है। एक चीज़ें बहुत सारी चेंज हो जाती हैं, चाहे उसको एक्सपीरियंस कह लीजिए, चाहे उसको आत्मविश्वास कह लीजिए, वो धीरे धीरे बढ़ जाता है अपने आप ही। कोई कुछ नहीं करता, लेकिन हाँ वो एक अलग ही रूप ले लेता है, वो अलग ही चीज़ बन जाती है। मैंने एक जो अनमैरिड लड़की है उसके लिए कुछ लिखा था। एक स्वतंत्र, स्वच्छंद, आजाद और दुनिया से बेखबर लड़की का तराना, दुनिया से बेखबर लड़की का तराना। दुनिया को घूमकर उसे दिल में बसाना, दुनिया को घूमकर उसे दिल में बसाना। तितली बनकर जब चाहूं उड़ जाना, जब चाहूं उड़ जाना।
धूप में बैठे बैठे कब रात हो जाना, कब रात हो जाना। जुगनुओं को पकड़कर मुट्ठी में पकड़ना, जुगनुओं को मुट्ठी में पकड़ना। सूरज को उगते और छिपते देखना, सूरज को उगते और छिपते देखना। कभी पर्वत पर तो कभी पेड़ पर चढ़ जाना, कभी पर्वत पे तो कभी पेड़ पे चढ़ जाना। प्रकृति के जादू में मन मन खो जाना, मन मन खो जाना। फिर कोयल की आवाज से खुद को महसूस करना, खुद को महसूस करना। जिंदगी एक किताब में कभी बंद ना करना, जिंदगी की किताब में एक बंद ना करना। हर पन्ने में अपने आप को टटोलना, हर पन्ने में अपने आप को टटोलना। ढलती उम्र के पड़ाव को उस उमंग से भर देना, बढ़ती उम्र के पड़ाव से उस उम्र में भर देना। सीखो वो जो दिल करे, नहीं तो सब नज़रअंदाज कर देना, नहीं तो सब नज़रअंदाज कर देना। ये कविता मैंने क्यों लिखी, जो लड़कियां होती हैं ना, जो अपनी माँ को या फिर अपनी बड़ी बहनों को जिनकी शादियां हो गई हैं, वो देखती हैं कि हाँ एक जिम्मेदारी ख़त्म नहीं होती, दूसरी जिम्मेदारी शुरू हो जाती है। ठीक है, आज कुछ और जिम्मेदारी है और वो टेंशन में बैठी है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा। वो पूरी हुई तो पता लगा दूसरी टेंशन आ गई है। तो वो इतनी सारी चीज़ों को देखती है, तब वो सोचती है कि हाँ मैं अनमैरिड ही अच्छी हूँ, या फिर मैंने उसने अपने मन के जो विचार हैं उनको लिखा है। तब वो सोचती हाँ शादी के बाद अगर इतनी सारी जिम्मेदारियाँ होती हैं तो मैं शादी के बिना ही अच्छी हूँ। क्यों अच्छी हूँ, उसका भी रीज़न है, क्योंकि जो जिम्मेदारियाँ होती हैं, जो माँ होती है ना, वो बेटी को कभी नहीं चाहती है कि वो जिम्मेदारियाँ अपनी बगैर। अगर वो बेटी को भी उनकी जिम्मेदारी का थोड़ा थोड़ा एहसास कराया जाए तो शादी के बाद जो वो जिम्मेदारियाँ उठाती हैं उनको उस चीज़ के लिए सफ़र ना होना पड़े या उनको उसका भार ना लगे, क्योंकि उन्होंने वो जिम्मेदारी शादी से पहले भी उठाई हुई है। लेकिन होता क्या है, शादी से पहले माँ बाप बेटियों को बहुत पैम्पर करते हैं, और वही चीज़ शादी के बाद वो उनको बार वो चीज़ें याद आती रहती हैं कि हाँ मेरी शादी से पहले ये सब था, लेकिन शादी के बाद उनको दिखाई देता है कि हाँ बहुत सारी चीज़ें बदल गई हैं। हाँ, मैं टॉपिक से दूसरे टॉपिक पे आ गई हूँ। अगर हम नारियों की बात करें तो नारी जो है वो कहीं ना कहीं अपने विचारों को, अपने शब्दों को एक कहीं ना कहीं रुक जाती हैं, अपने आगे बढ़ने नहीं देती हैं उस चीज़ को। उनका जो एहसास होता है, जो अपनापन होता है, वो खुद ही चलाती रहती हैं उसको। वो आगे बढ़ना तो चाहती हैं पर जिम्मेदारियाँ उनको पीछे रोक देती हैं, कि कह देती हैं कि हाँ उनको कहीं ना कहीं दायरे में बांध देती हैं। वो चाहती हैं उड़ जाऊँ, एक पंछी बनूँ उड़ जाऊँ, या जिस पिंजरे में मैं कैद हूँ उसमें उड़ जाऊँ, सोचती हैं। लेकिन अगले ही पल उनको जिम्मेदारी याद आ जाती है कि हाँ अगर मैं चली गई, मैं उड़ गई, तो फिर जो जिम्मेदारियाँ उसको कौन निभाएगा। वो ऐसा नहीं, उनको जिम्मेदारी याद तो आती हैं, दूसरी चीज़ उनको लगता है कि हाँ मुझे जो मेरा कर्तव्य है उसको निभाना चाहिए। कि उनको ऐसे संस्कार देते ही जाते हैं कि वो संस्कारों के में दायरे में बन जाती हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। नारियां जो हैं वो बेचारी भी हैं, और उस बेचारेपन का वो कभी कभी फ़ायदा भी उठा लेती हैं। जैसे कि हम लोगों ने कई सारे केस देखे हैं, उस चीज़ को वो फ़ायदा भी उठा लेती हैं। अब उस चीज़ का फ़ायदा कैसे उठाती हैं, वो दिखा देती हैं हाँ घरेलू हिंसा हुई है इसलिए मुझे मेरे ऊपर मारपीट हुई है। वो ठीक है, हम लोग सोच लेते हैं कि वो सदियों से होता आ रहा है, इसलिए सोच लेते हैं हाँ क्या कुछ चीज हुआ है। लेकिन अगर देखा जाए तो पुरुष जो है वो बेचारा कहाँ जाए, उसको भी तो एक पीड़ा सहन करनी पड़ती है, उसको भी तो सहना पड़ता है। कई बार क्या होता है, जो नारी के दो ही स्वरूप है, लेकिन वो कई बार क्या होता है उसका अफेयर कहीं और चल रहा होता है, तो वो पति को भी कुछ न कुछ पीड़ित कर देती है,
उस चक्कर में क्या होता है कि हाँ, झेलना पुरुष को भी पड़ता है। तो मेरा यही है कि चाहे पुरुष हो चाहे नारी हो, सम्मान का अधिकार दोनों को है, दोनों को सही अधिकार मिलना चाहिए, दोनों को समाज में अधिकार है, उनको सोचने की शक्ति सेम होनी चाहिए। अगर दोनों का विचार सेम होगा तो जो नारी के ऊपर इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं, जो सोच है, विचार है, वो बदल रही हैं, वो बदलेंगे ही नहीं। दोनों मिलकर ही आगे बढ़ सकते हैं, आगे कुछ ना कुछ कर सकते हैं। अगर वो चीज़ ना की सोची जाए तो आगे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ईश्वर ने दो अलग अलग कृत्य दिए, ईश्वर ने दो अलग अलग कृत्य दिए, एक पुरुष दिए, एक नारी दिए। तो हमें डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरीके से सोच रहे हैं, क्योंकि जो भावनाएं हैं वो दोनों के अंदर सेम है। बस जता लड़की देती है, लड़की को कहा जाता है कि हाँ तुम्हें रोने का हक नहीं है। वो जो है अगर वो किसी का कांधा ढूंढता है कि हाँ अपने मन को, अपने दिल को थोड़ा सा हल्का कर ले, तो उसको जो है ये कहता है वो तो कमजोर है, भी जो है समाज को नहीं समझता, आगे नहीं बढ़ सकता है। अरे वो अगर मन से कुछ परेशान है, उसको नहीं मिलेगा कुछ, आगे कैसे बढ़ेगा जब तक उसके मन में कुछ ना कुछ द्वंद्व चलता रहेगा। लेकिन नारी जो है, अगर उसको प्यार मिले तो वो सरस्वती बन जाती है। लेकिन अगर वो उसके ऊपर कटाक्ष किया जाए या फिर उसको कुछ गलत कहा जाए तो वो दुर्गा का रूप भी धारण कर लेती है। तो उसको वो नारी जो है वो कोई से कुछ भी बन सकती है। वो कई बार दुर्गा भी है, लक्ष्मी भी है। लक्ष्मी इसलिए है कि वो कहते हैं ना कि हाँ एक नारी जो है, चाहे शादीशुदा हो चाहे ना शादीशुदा हो, लेकिन उसकी जो विचार हैं, जो ये कहते हैं उसके कदम, लक्ष्मी के उसके कदम जो हैं वो घर में तरक्की लाते हैं। तरक्की क्यों लाते हैं? क्योंकि वो सोच समझ के चलती है कि कहाँ खर्च करना है, कहाँ खर्च नहीं करना है। कई बार जब पति होते हैं वो बोल देते हैं कि हाँ तुम्हें अगर जरूरत है तो ले लो, लेकिन नारी जो है वो कई बार मना कर देती है। क्यों मना कर देती है? क्योंकि उसको पता है ये फिजूल खर्चे नहीं करने, इसलिए वो लक्ष्मी होती है कि उसको पैसे कैसे कैसे बचाने हैं, कैसे कैसे उसको आगे बढ़ाना है। वो वहीं पर इसलिए रुक जाती है। आप लोगों ने मुझे इतने ध्यान से, इतने आदर से सुना, मेरे विचारों को सुना, उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। मेरे जो विचार हैं वो ख़त्म नहीं होते, क्योंकि जो नारियाँ हुए हैं, ठीक है मैं नारी के ऊपर लिखती हूँ, लेकिन जो एक यात्रा है वो भी कभी ख़त्म नहीं होती, वो लिखती रहती है, कुछ ना कुछ बढ़ता रहता है। अभी कुछ दिनों पहले एक बिल पास हुआ था, ठीक है, बिल उसमें भी यही था कि हाँ नारी को जो है हाँ आगे बढ़ना चाहिए, उसको बिल पास किया गया था, उसको भी आगे होना चाहिए। तो अगर हम सोचें, हम लोगों ने अक्सर देखा पॉलिटिक्स में भी दोनों लोग हैं, पुरुष भी हैं तो नारियां भी हैं। ये अच्छा लगता है, ये अच्छी बात है कि दोनों को सम्मान दिया जा रहा है, दोनों को मौका दिया जा रहा है। लेकिन अगर हम घर पे देखें, मेरा इससे एक छोटा सा क्वेश्चन है कि अगर जो है अगर लड़का देर से आता है तो वो घर वाले कह देते हैं कि हाँ वो तो काम कर रहा है इसलिए देर हो गया, थका हुआ है। अरे अगर वो काम घर की बहू भी कर रही है तो वो क्या थकती है? वो क्या रोबोट है? वो क्या इंसान नहीं है? वो नहीं थकती है, उसको थकने का हक नहीं है। तो अगर हम उस चीज़ को कहें, उस चीज़ को सोचें, तो हम आपस में सलाह कर सकते हैं, आपस में समन्वय कर सकते हैं, आगे आपस में बढ़ सकते हैं। धन्यवाद।